गुड मॉर्निंग क्लास 11। आपके सामने आउटसाइडर पार्ट के 3 खंड यानी 3 क्लासेस में स्पष्ट किया गया था। जो तीसरी क्लास थी जिसमें कि पम्मी ये बात कहती, पम्मी यानी नीलम जो कहानी की मुख्य पात्रा है, उसकी छोटी बहन ये बात कहती है कि तुम हमेशा अपने ही ढंग से सोचती हो, कभी औरों की दृष्टि से भी सोचा करो। जिसमें वह बताती है कि खास करके इन लोगों के मन पे और ख़ास करके अलका के मन पर हमेशा यह भार बना रहता है कि वह ज़िंदगी को ठीक से एंजॉय नहीं करती। यह सुनकर के नीलम कहती है कि सो सैड, मैंने अपनी ज़िंदगी के किताब से वे पेज फाड़ करके फेंक दिए हैं जिन पर शादी की इबारत लिखी। जिस पर कि पम्मी कहती है क्या वह पेज फिर से जोड़े नहीं जा सकते। जिस पर वह नीलम बताती है कि अरमानों को दफन करना कितना असहनीय होता है और फिर से उन अरमानों को जिंदा करना और भी अधिक असहनीय। लेकिन यदि तुम लोग मुझसे ज़बरदस्ती करोगे तो मैं सपनों के टूटे हुए सिरे वहीं से उठाना चाहूँगी जहाँ मैंने छोड़ा। जिस पर पम्मी कहती है क्या बचकानी बातें करती, यदि तुम्हारी भी समय से शादी हुई होती तो जीजा जी भी आज इस उम्र में होते। जिस पर कि नीलम ने कहा कि जब दोनों एक साथ इस ज़िंदगी को यानी उम्र को ढोते हैं तो उसमें बहुत सी बातें पीछे यानी अन्य जिम्मेदारियों में खो जाने के कारण व्यक्ति एक दूसरे की कमियों और अच्छाइयों को खो जाता है। साथ ही साथ वह कहती है कि तुम लोग मेरी भावना की मैं कद्र करती हूँ, लेकिन इस उम्र में कोई भी रिश्ता मैं ज़बरदस्ती नहीं ओढ़ सकती। यदि मुझे कोई भी व्यक्ति सही मिलेगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी। यहाँ तक आपका करा दिया गया था। अब जो मुख्य बात है ये मैंने आपको इसीलिए रोकी थी जो कि शीर्षक के ऊपर आधारित है कि कहानी का शीर्षक आउटसाइडर रखा गया, वो आपको आज यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। एक बात और थी दीदी, अब क्या रह गया? तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। आउट माने बाहर का, साइडर आउट बाहरी व्यक्ति। क्यों? क्योंकि लड़की पराया धन है और उस पराया धन के कारण तुमने लाख 25 वर्ष तक तुम परिस्थितियों से लड़ी, हम भाई बहनों का पालन की पोषण किया, आज अपनी प्रत्येक जिम्मेदारियों को पूरा कियो, अपने खून से तुमने सींच करके हम लोगों की जिम्मेदारियों को पूरा किया, लेकिन तुम कभी भी इस घर की नहीं चाहो। तुम क्या रहोगी? हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। क्या बात करती हो? क्यों? क्योंकि नीलम को तो यही लगा था ना कि मैंने अपने भाई बहनों के साथ ऐसे किया तो मेरे भाई बहन मेरे लिए हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। जिस पर वह कहती है क्या बात करती है, मैं सच कह रही हूँ, अभी तो तुम्हारे पास अपनी नौकरी है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की सी रह जाए, तब तुम्हें मेरी बात याद आए। अर्थात आज क्या है, तुम सक्षम हो, आज तुम 2 पैसे लेकर के आ रही हो, जिसके कारण उन 2 पैसों के कारण तो तुम्हारी थोड़ी बहुत घर में इज्जत है, लेकिन जिस दिन तुम रिटायर हो जाओगी, तुम सक्षम नहीं रह जाओगी तो तुम्हारी स्थिति चाहे तुम लाख अपने खून से सींची क्यों ना हो इस घर में। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो और ये हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति के अनुसार तुम क्या हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। आज जो थोड़ी बहुत तुम्हारी पूछ है वह क्यों पूछ है? क्यों? क्योंकि तुम आज कमा रही हो, तुम आज बाहर से कुछ पैसे ला कर के दे रही हो, लेकिन जिस दिन तुम रिटायर हो जाओगी उस दिन एक फालतू सामान की सी हो जाओगी। नीलम कहने को हुई कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे यहाँ चली जाऊंगी, पर नहीं कहा। नीलम ने क्यों नहीं कहा?
इसलिए नहीं कहा क्यों, क्योंकि बहन इस तरह की बातें कर रही है। क्यों, क्योंकि बहन तो बहन के दुख को समझ सकती है। अलका तो मान लीजिए या सुषमा तो दूसरे घर की आई हुई है। पम्मी जो अपने घर की जो इस तरह की बातें कह रही है कि तुम फालतू सामान की सी हो जाओगी, तो अगर मैं फालतू सामान की हो जाऊंगी तो मैंने भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी को पूरा किया हुआ है, मैंने भी तो माँ बाप का फर्ज पूरा किया, तो क्या तुम मुझे अपने पास नहीं रह जाओगी। ये वो कहना चाह रही थी, लेकिन कहने को नहीं हुई। क्यों नहीं हुई देखिए, पर प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था, नहीं दिया तो बुरा भी लगा, पर चुप लग गए। अर्थात बुरा लगा कि पूनम तो अपनी बहन है और उसे तो खुद ये प्रस्ताव देना चाहिए था कि दीदी जिस दिन ये लोग तुम्हें फालतू सामान समझेंगे उस दिन मैं तुम्हें अपने पास रख दूंगी, लेकिन उसने नहीं कहा। इसलिए उसे कहना चाहिए था, पर नहीं कहा तो बुरा तो लगा, लेकिन चुप रह गई। अब इससे क्या कहें, वह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से त्रस्त है। कहना होगा तो सुदीप से कहें, मतलब न सुजीत से कहेंगे, न पम्मी से कहेंगे, न छोटा वाला भाई जिसकी शादी होगी उससे, बल्कि सुदीप से कहेंगे। क्यों कहेंगे, खुद तो इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश चला गया, दोबारा पलट कर भी नहीं। क्यों, क्योंकि पुत्र, वो भी बड़े पुत्र के ऊपर माता पिता को भी बहुत अभिमान होता है और उसे ही इस परिवार की जिम्मेदारी को वहन करना चाहिए था। लड़की तो वैसे ही आउटसाइडर है, लेकिन वह तो इंजीनियर बनते ही शादी भी कर ली और विदेश भी चला गया और उसके बाद पलट कर भी नहीं देखा। पलट कर अर्थात और जो जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों की तरफ उसने नहीं देखा। आज आखिरी शादी में वह आया हुआ है और वह आपको आने का उद्देश्य प्रकट हो गया होगा, जिसके कारण कि आप स्पष्ट करिएगा कि दोबारा पलट कर भी नहीं देखा। तब का गया अब आया है, वहाँ बैठकर दीदी का ख्याल नहीं आया। अब जब सारी जिम्मेदारियाँ समाप्त हो गई हैं तो दीदी की शादी का शौक सवार हुआ। हम चाहे कितना भी क्यों ना कोई सी बात को, लेकिन जो उचित और अनुचित हमारे में और पशु में अंतर यही है ना कि हमें उचित और अनुचित, हमारी अंतरात्मा तो जान रही है ना कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। नीलम को अपने भाई बहनों से अथाह प्रेम था। क्यों, क्योंकि जब पूनम ने यह बात कही थी कि तुम फालतू सामान की सी हो जाओगी, तो उससे सोचा था कि ठीक है, ये बात तो पूनम भी कह सकती थी कि यदि ऐसी परिस्थिति आएगी तो दीदी मैं तुम्हारे पास आ मैं तुम मेरे पास आ जाना। लेकिन फिर भी उसे बुरा भी लगा कि पूनम ने बात नहीं की, लेकिन चुप लगा गई। आज यदि गुस्सा था तो सुदीप के ऊपर था कि इंजीनियर बनते शादी कर ली, विदेश चला गया, पलट कर नहीं देखा, और आज जब सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं तब उन्हें दीदी का ख्याल आया है। लेकिन सुदीप से भी वह कुछ नहीं कही। अपने भाई बहनों पर उसकी अपार ममता, शिकायत कभी अगर थी तो वह अम्मा से थी, अर्थात माँ से शिकायत थी। भाई बहनों से कोई शिकायत नहीं थी। वो क्या कर सकते थे, हर व्यक्ति को अपने जीवन को खुशहाल करने का अधिकार है, इसलिए उन लोगों ने अपने जीवन को किया। लेकिन यदि किसी शिकायत किसी से थी तो माँ से थी, अम्मा से थी। माँ होकर भी उन्होंने बहुत पक्षपात। माँ एक ऐसा रिश्ता होता है जिस माँ के लिए चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, दोनों उसके लिए समान होता है। लेकिन यहाँ पर नीलम कहती है कि माँ होकर भी उन्होंने पक्षपात किया। कमाने का भार बड़ी बेटी के कंधों पर डालकर वे बाकी बच्चों का लालन पालन करती, अर्थात लालन पालन का दायित्व तो उनके ऊपर सभी बच्चों के लिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, बड़ी बेटी के कंधे पर उन्होंने कमाने का भार अर्थात परिवार का उत्तरदायित्व का भार डाला और बच्चों का लालन पालन करने लगी, अर्थात और बच्चों की जो भी ज़रूरतें आवश्यकताएं थीं उन आवश्यकताओं को पूरा करती रहीं। उम्र नीलम की मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलती रही और अम्मा जानकर अनजान बनी। जिस प्रकार से समय क्या है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसकी तुलना आप हमेशा मुट्ठी में पकड़े हुए रेत की तरह कर सकते हैं। जिस प्रकार से मुट्ठी को आप चाहे कितना भी दबाते क्यों न चले जाएं, रेत अर्थात बालू फिसलती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से समय भी किसी की परवाह नहीं करता, आगे बढ़ता
चला जाता है। और साथ ही साथ अम्मा जानकर अनजान बनी रही। क्यों? क्योंकि वह बड़ी बेटी थी, दूसरी जिम्मेदारियां तो पूरी करना है, लेकिन उन्हें उस समय बड़ी बेटी की शादी करना या उसकी जिम्मेदारी को पूरा करना उनका नहीं था। क्यों? क्योंकि वह और लोगों का लालन पालन कर रही थी और जो कमाने का भार था वह बड़ी बेटी के कंधों पर उन्होंने डाल दिया था। इसलिए उसे अपनी अम्मा पर गुस्सा आ रहा था। अब आगे दूसरा पॉइंट देखिएगा। दीपू के इंजीनियर होते ही उसके लिए पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद, आकस्मिक अर्थात अचानक, चाहे वह एक्सीडेंट से, चाहे वह बीमारी, किसी ऐसी चीज़ से, क्या आकस्मिक मृत्यु के बाद जब उसने घर की बागडोर संभाली थी, तब यह नहीं सोचा था कि अब यही उसकी नियति होगी। अर्थात नीलम ने पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण बड़ी होने के कारण और भाई बहन छोटे थे, उसने जो घर की बागडोर या जिम्मेदारी संभाली थी उसे नहीं मालूम था कि अब यही उसकी नियति होगी, अर्थात यही अब उसका भाग्य होगा। मन में एक क्षीण आशा थी, क्षीण माने कमजोर, छोटी सी एक आशा की किरण थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी जिंदगी जी सकेगी। अर्थात क्यों? क्योंकि अपने साथ के जो भी दोस्त मित्रों की जब वह शादी इत्यादि देखती थी तो सोचती थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद जिम्मेदारियां पड़ी हुई हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिस दिन मेरे भाई लायक हो जाएंगे वो लोग इस जिम्मेदारी को वहन करने लगेंगे और मैं अपना जीवन जी सकूँगी। पर वह आशा दुराशा ही साबित, अर्थात जो ये आशा, ये जो उम्मीद की किरण थी वो क्या? दुराशा यानी बुरी आशा ही, अर्थात वह उम्मीद कभी पूरी हुई ही नहीं, इसके कारण दुराशा ही साबित। दीपू के इंजीनियर होते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे। दीपू यानी सुदीप जो बड़ा बेटा है, अब वह इंजीनियर बन गया। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि अपने भाई बहनों की पूरी करना, लेकिन कह रहे हैं रिश्ते आने लगे। अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र हो उठी। 2 पॉइंट आपको हो गया। पहली चीज़ है कि अम्मा से क्यों शिकायत थी कि उन्होंने कमाने का भार बड़ी बेटी के कंधों पर डालकर और बच्चों का लालन पालन करने लगी। और दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि सुदीप के इंजीनियर होते ही रिश्ते आने लगे और अम्मा एकाएक बहू का चेहरा, अर्थात बेटी का विवाह करना सबसे अधिक आवश्यक था, लेकिन उस समय बेटी का विवाह करना आवश्यक नहीं था, बल्कि वह बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र उठी। शादी के बाद जब दीपू के साले यानी पत्नी के भाई ने उसे कनाडा बुला लिया तो उससे ज़्यादा खुशी अम्मा को, अर्थात सुदीप को, जिस दिन उसके पत्नी के भाई ने कनाडा बुला लिया, विदेश बुला लिया, तो जितनी खुशी सुदीप को नहीं हुई उससे भी ज़्यादा खुशी अम्मा को ही। घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है। क्यों? क्योंकि भाई उनका बेटा विदेश जा रहा है तो भाई समाज में उनका मान बढ़ जाएगा, इसलिए उन्हें कहा गया कि अम्मा को खुशी अधिक हुई। नेक्स्ट है, घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद ज़रूरी है। इस तथ्य से अम्मा ने जैसे आंखें मूंद ली। क्यों अम्मा पर गुस्सा आ रहा था? पहला पॉइंट आप डाल दीजिएगा कि कमाने का भार बड़ी बेटी पर डाल करके और स्वयं दूसरे बच्चों का लालन पालन करें। दूसरा डाल दीजिएगा सुदीप के इंजीनियर होते ही बहू का चेहरा देखने को व्यग्र उठी। कनाडा जाने के लिए जब उसके साले ने बुलाया तो सुदीप से अधिक खुशी अम्मा को हुई। साथ ही साथ एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद ज़रूरी है। इस तथ्य से, इस बात से जैसे अम्मा ने आंखें मूंद ली। अगर वे जानती कि बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही हैं तो शायद अम्मा इतनी उत्साहित न हो। अपने अंतिम दिनों में, अर्थात मृत्यु के समय अंतिम दिनों में बेटे को देखने के लिए तरस गई थी। चित्रों से अब उनका मन नहीं भरता था, जो फोटो इत्यादि वह भेजता था उससे उनका मन नहीं भरता था। क्यों? क्योंकि एक जो भावनात्मक लगाव होता है वह भावनात्मक लगाव यानी जो स्पर्श, क्योंकि आप देखते हैं ना कि बच्चा भी जब
बहुत अधिक क्रिटिकल स्टेज में होता है जन्म लेने के समय, तो उस समय बच्चे को माँ के समीप लाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो माँ का स्पर्श पा करके जो है बच्चे में जान आ सकती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी, चाहे वो कितने भी फोटो चित्र इत्यादि देखती थी, लेकिन जो एक स्पर्श की अनुभूति होती है, एक जो भावनात्मक लगाव होता था, वह न होने का उनका मन नहीं भरता था। पर नीलम की हर चिट्ठी का जवाब यही होता था कि दीदी, इतनी जल्दी सारे रुपए का जुगाड़ करना बहुत कठिन। आज के मानव के ऊपर जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, लायक बनाया, और आप उनकी मृत्यु के निकट जो दिन आ गए हैं, वो चाह रही हैं उस समय भी वह नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने यह कह दिया कि इतने सारे रुपयों का जुगाड़ करना कठिन है। और मैं बार बार सुषमा यानी पत्नी के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता। तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा ना कि तुम दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाओ। तो उसने ये बात कितने अच्छे से बहन को समझा दिया कि मैं नहीं बार बार सुषमा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं। बेचारी अम्मा मरने के बाद भी उन्हें बड़े बेटे का न कंधा नसीब हुआ न तर्पण। अर्थात जिस समय उनकी मिट्टी को ले जाया जा रहा, शव को ले जाया जा रहा, उस समय न तो कंधा, क्योंकि बड़ा बेटा है, जिसके कारण न तो उसका कंधा नसीब हुआ न तर्पण, अर्थात श्राद्ध इत्यादि कर्म जो किए जाते हैं, उस कर्म के समय जो बड़े योग किए जाते हैं कर्म इत्यादि, वह भी नहीं हुआ, जिसके कारण न तो कंधा नसीब हुआ न तर्पण। उन दिनों प्रिया होने वाली थी, अर्थात छोटी बेटी होने वाली थी, और सुदीप को वहाँ होना बेहद जरूरी। और फिर एक बार इमरजेंसी बीत गई तो उसका आना टलता ही चला। इमरजेंसी अर्थात माँ की मृत्यु ही तो एक सबसे मुख्य बात थी। जब वही बीत गया तो फिर उसका आना टलता ही चला। सुजीत यानी जो दूसरे नंबर का भाई है, बीकॉम करके बैंक में लग गया था, पर उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वह पूनम की शादी भी करता और सुजीत की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी उठाता। अर्थात जो दूसरे नंबर का भाई था वह बीकॉम करते बैंक में तो उसकी नौकरी लग गई थी, लेकिन पूनम यानी जो छोटी बहन पम्मी है, उसकी शादी का खर्च और जो छोटा भाई है उसकी मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी वो अकेले सुजीत जो है वो नहीं उठा सकता। इसलिए नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। मोर्चे पर डटे रहना पड़ा अर्थात घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे यह कार्य करना ही पड़ा। पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक ही हो गया था। बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह बंद किया जा सका। बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह अर्थात जो दहेज इत्यादि देके धन से व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है, जिसके कारण उन्होंने कहा है कि बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह बंद किया। फिर अच्छी सी लड़की देखकर उसने सुजीत की शादी भी कर दी। पूनम के जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया था। अलका ने आकर उस सूनेपन को भर दिया। सुमित की शादी के लिए सिर रजा, छोटे भाई को कह रही हैं, सुमित की शादी के लिए सिर नहीं खपाना पड़ा, उसने खुद ही तय कर ली। घर की यह आखिरी शादी भी बड़ी धूमधाम से संपन्न। अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त होकर कितना खुश थी नीलम, पर इस बेवक्त की सहनाई ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त होकर के अर्थात अपने भाई बहनों की जो जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर पिता ने आकस्मिक मृत्यु के बाद या माँ ने डाली थी, उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके आज नीलम जो है चैन की सांस लेना चाह रही थी। और इस बेवक्त की सहनाई ने अर्थात जो भाइयों ने या पम्मी इत्यादि ने जो आप उनको दर्जनों प्रस्ताव रखे थे, उन प्रस्तावों के आधार पर या अलका जिंदगी को ठीक से भरपूर एंजॉय नहीं कर पाती, या पम्मी के द्वारा यह कहे जाने पर कि तुम लाख अपने खून से इस घर को सींची हो लेकिन तुम हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। इन्हीं 3 पॉइंट्स के आधार पर स्पष्ट करिएगा कि अब उसे यदि दुख था तो किससे था? अम्मा ने उसके साथ पक्षपात किया था। क्यों? क्योंकि बड़ी बेटी के कंधों पर
डाल करके घर की जिम्मेदारियां और बच्चों का लालन पालन करने लगी थी। तो ये कारणों से उसे जो बेवक्त की सहनाई बजी थी वह सब गुड़ गोबर कर दिया, अर्थात सब कुछ नष्ट कर दिया। अब आपका आखिरी जो क्लास होगी उस क्लास में आपका आउटसाइडर कंप्लीट